नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदू जागरण की और हिंदू जागरण में मिले परिणामों से उत्साहित पार्टी की। आज हम आपको महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट का सीट वाइज विश्लेषण करके दिखाएंगे कि कैसे हिंदुओं ने जब एकजुटता दिखाई तो चुनाव परिणाम जो है वो बदल गए। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम में उस फेक नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया जिसमें 15 से 20% मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र को मुस्लिम बहुल आबादी बताकर एक नैरेटिव गढ़ दिया जाता था। इस मुस्लिम बहुल इलाके का प्रचार इतना एग्रेसिवली किया जाता था कि वहां की 80 से 82% हिंदू आबादी ही अपने आप को कमजोर और अप्रभावी समझने लग जाती थी। विपक्ष का इकोसिस्टम 80 से 82% हिंदुओं को जातियों और वर्गों में बांटकर उन्हें कमजोर करता रहा और 15 से 20% मुस्लिमों को किंग मेकर की भूमिका में स्थापित करता रहा। घुसपैठियों को फर्जी आधार और राशन कार्ड दिलाकर उसे वोटर बनाता रहा। मुस्लिमों की आबादी को बढ़ाकर क्षेत्र की डेमोग्राफी को बदलता रहा। हिंदुओं को उसके मूल चरित्र में विपक्ष और गैर हिंदुओं का इकोसिस्टम कभी आने ही नहीं दिया। वो उन्हें बांट बांट कर लूटते पीटते रहे और हाशिए पर ढकेलते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन इन्हें अपनी एकजुटता की ताकत का पता चल जाएगा वो कहीं के नहीं रहेंगे। और उनका यह डर महाराष्ट्र ने सही भी साबित कर दिया। हिंदू एकजुट हुआ और परिणाम में चमत्कार हो गया। लेकिन हिंदुओं को एकजुट करना, उन्हें उनकी ताकत का एहसास कराना आसान नहीं था। यह प्रयास दशकों से किया जा रहा था, लेकिन सोच में क्लियरिटी और परिणाम के प्रति दृढ़ विश्वास नहीं होने के कारण किश्ती किनारे पर ही डूब जाया करती थी। लेकिन 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सिविल सोसाइटी ने जो कार्य किए उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी के प्रमुख डॉक्टर सुरेश चौहानके ने महाराष्ट्र की 200 विधानसभाओं में हिंदुओं को जगाने के लिए यात्राएं की। 81 सघन मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में बड़ी बड़ी सभाएं की। दिन रात जागकर हिंदुओं को जगाया। उनके इस प्रयास को लोगों ने केवल पहचाना ही नहीं बल्कि उसकी सराहना भी की। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रमुख नेता और कैंपेन के अगुवा देवेंद्र फडणवीस सहित कई प्रमुख नेताओं ने इस शक्ति की पहचान की। अब तक मुस्लिम बहुल माना जाने वाला संभाजी नगर की सभी विधानसभाओं ने ओवैसी और मुस्लिम परस्त दूसरी पार्टियों जो है वो हिंदू एकता के सामने धाराशायी हो गई। उत्तर प्रदेश के कुंदरकी का उपचुनाव बीजेपी ने हिंदू एकता के बूते जीता। यहाँ 65% मुस्लिम आबादी है, जिनमें से आधे से ज्यादा घुसपैठिए हैं जो योगी प्रशासन की सख्ती के डर से बूथ तक नहीं पहुंचे और हिंदुओं ने एकजुट होकर वोट किया और अपने प्रत्याशी को जीत दिलवा दी। असम के करीमगंज में भी ऐसा ही कुछ हुआ। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या दशकों से सोया हिंदू अब जाग गया है? क्या दशकों से जातियों और वर्गों में बटा हिंदू अब एकजुट हो गया है? क्या हिंदुओं की एकजुटता ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र के फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है? क्या हिंदू बहुल हिंदुस्तान में अब होगा हिंदुओं का राजनीतिक सम्मान? क्या महाराष्ट्र की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी हिंदुओं के जागरण का काम सिविल सोसाइटी के जरिए किया जाना चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया देखते हैं जो औरंगाबाद वेस्ट कहते हैं, हालांकि संभाजी नगर है, हालांकि अभी विधानसभा का नाम बदला नहीं है। विधानसभा क्षेत्र जो है उसमें किस तरीके से जिसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र करके इससे पहले के चुनाव में प्रचारित किया जाता रहा और उसके बीते चुनाव भी जीता जाता रहा है, लेकिन इस बार जो चमत्कार हुआ है, जो हिंदुओं ने एकजुटता दिखाई है और वहाँ सारे के सारे सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है, उसके बारे में एक प्रतिक्रिया आई है। मैं उन प्रतिक्रिया को सुनाता हूँ। डॉक्टर सुरेश चौहान के महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी के प्रमुख हैं, उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी एक बार उसको सुनते हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को सुनाते हैं आपको, फिर दूसरे जो बड़े नेता जिन्होंने इस नैरेटिव को, फेक नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए बाइट दी है, जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है, उसको भी सुनाते हैं। बहुत खुशी हुई है। निजाम की औलादों का छत्रपति संभाजी नगर में सफाया हो गया है। यह जानकर मैं तो आज दिन भर बिजी था, लेकिन भाई छत्रपति संभाजी नगर में वहां औरंगिया के मजार पर जाकर दुआ मांगने वालों की दुआ कबूल हुई क्या नहीं, सोने के पहले जानना चाहता था और पता चला कि सफाया हो गया है। और इसलिए छत्रपति संभाजी नगर के सभी शेरों को मैं जय श्री राम कहता हूं, जय शिवराय कहता हूं। ये राजनीतिक लड़ाई भले ही समाप्त हुई हो, धर्म की लड़ाई और युद्ध जारी रखना है। जय श्री राम। जिन्होंने ये करके दिखाया, साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी
जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। और वहां पर वोट जिहाद की बात हो रही थी, तो उसके लिए घुसपैठ को लेकर, आबादी को लेकर, आप जानते हैं कि सुदर्शन न्यूज के जो चीफ हैं सुरेश चौहान के, उन्होंने तो बड़ी यात्रा निकाली, कई साल बड़ी मेहनत की। जो मुद्दे उन्होंने उठाए उसी मुद्दे पर चुनाव भी हुआ, हम लोग भी उन मुद्दों को लेकर गए। तो जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत है, महायुति की जीत है, वहां चौहान साहब की भी का बड़ा सहयोग रहा है इस चुनाव के अंदर। उन्होंने देश के मुद्दे उठाए, जमीन के मुद्दे उठाए। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में सुदर्शन न्यूज बहुत देखा जाता है, और जब सुदर्शन न्यूज पर देश की बात होती थी, घुसपैठ की बात होती थी, तो उसको बहुत गंभीरता से लोगों ने लिया। और यही नतीजा रहा कि सबने मेहनत की है। लेकिन चौहान के साहब को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने सही एजेंडा बनाया महाराष्ट्र का, नहीं तो महाराष्ट्र का एजेंडा ही अलग रहता था। यथार्थ तो है घुसपैठियों की बात। याद करिए हेमंत सोरेन जी का बयान क्या था कि अरे हमसे ज्यादा तो घुसपैठी बंगाल में है। यानी उन्होंने अपनी इंडी गठबंधन की एक दूसरी सरकार के ऊपर उंगली उठा दी थी। यथार्थ तो ये है, यह चुनाव के परिणाम से प्रभावित होने वाला नहीं है। ये झारखंड के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, और हम सत्ता में आए अथवा ना आए, परंतु हम प्रमुखता और दृढ़ता और सतर्कता के साथ इस विषय को उठाते रहेंगे। सुरेश चवाणके जी जो आपके चेयरमैन हैं, वो भी इस प्रकार के विषयों पे बहुत मुखरता के साथ बोलते रहते हैं। आदरणीय सुरेश चौहाणके जी को बधाई दूंगा, जिस तरह से महाराष्ट्र में उन्होंने समग्र हिंदवी समाज को एकत्रित करने के लिए यात्रा निकाली। मेरी स्वयं भी उनसे मुंबई में भेंट हुई थी, और जिस संकल्पबद्धता के साथ, जिस समर्पण भाव के साथ उन्होंने यात्रा निकाली, आज चुनाव में उस हिंदवी एकता का स्पष्टता से परिणाम परिलक्षित हो रहा है। इसलिए इस चुनाव में विजय के लिए भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को, आदरणीय अजीत पवार का अभिनंदन तो है ही है, साथ ही साथ मैं सुदर्शन चैनल और विशेष करके सुरेश चौहाणके जी का भी अभिनंदन करूंगा। बिल्कुल, तो इस प्रयास को, सिविल सोसाइटी के प्रयास को सभी ने रिकॉग्नाइज किया, केवल पहचाना ही नहीं बल्कि उसकी सराहना भी की। और इसी तरीके के प्रयास जो है दूसरी जगह भी होना चाहिए। अब हिंदू बहुल है, महाराष्ट्र हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, लेकिन इस राष्ट्र का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं छुपा दिया गया था। लेकिन इस चुनाव में वो जो कैरेक्टर है वो साफ निकल करके आया, और उसके चमत्कारिक परिणाम जो है हमारे और आपके सामने। एक रिपोर्ट तैयार की है हमने इसी थीम पे। जरा पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब हिंदुस्तान के हिंदू एक होने लगे हैं। उन्होंने ना बंटने और ना कटने का प्रण ले लिया है, जिसका उदाहरण है महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक गर्व के साथ लहराता भगवा परचम। पूरे देश का माहौल भगवामयी होता जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मभूमि और कर्मभूमि का बड़ा हिस्सा रहे महाराष्ट्र से, जहां हाल ही में हुए चुनावों ने कई मिथक चूर करके रख दिए हैं। जो लोग कुछ प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं को देखकर सीटों और क्षेत्रों को मुस्लिम बाहुल्य बता देते थे, आज उन्होंने चुप्पी साध ली है, क्योंकि देश के हिंदू ने जाकर ऐसा जवाब दिया है कि ये सनातन विरोधी जहरीली विचारधारा और कट्टरपंथ की राजनीति करने वालों के पास बगले झांकने के अलावा कोई चारा नहीं बच गया है। और इसी बात को आंकड़ों के साथ रखते हुए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुस्लिम बाहुल्य कही जाने वाली सीटों पर महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने हरे झंडे को उखाड़ फेंका है और वहां भगवा परचम लहरा दिया। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरह से तथाकथित मुस्लिम बाहुल्य कहे जाने वाली जगहों पर हिंदुओं ने एक होकर सनातन विरोधियों का सपना चकनाचूर कर दिया। बीजेपी ने सपा को करीब 1.5 लाख वोटों से करारी शिकस्त दी।
कुंदरकी में लहराया भगवा। कुंदरकी विधानसभा सीट में करीब 3.83 लाख वोटर हैं। मुस्लिम मतदाताओं करीब 65% हैं। हिंदू समाज के मतदाता लगभग 35%। बीजेपी ने सपा प्रत्याशी रिजवान को 1,44,791 मतों से हराया। करीमगंज में भी भगवा। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। हिंदुओं ने एक होकर किया मतदान। करीमगंज में 56% से ज्यादा मुस्लिम। करीमगंज में करीब 42% हिंदू हैं। करीमगंज में 56% मुस्लिम होने के बाद भी बीजेपी की जीत की एक ही वजह थी, हिंदुओं का एकजुट होना और घुसपैठियों का मतदान के लिए ना निकलना। तो वही कुंदरकी का जो विनिंग मार्जिन है उसने भी लोगों को चौंका कर रख दिया। और यहाँ एक बात साफ होती दिखाई दी, जहाँ 65% मुस्लिम मतदाताओं में से ज्यादातर घुसपैठिए जो अपनी पहचान उजागर ना होने के डर से घर में ही छिपकर बैठे रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर बाहर निकले और फर्जी वोटिंग की कोशिश की तो घुसपैठियों के खिलाफ चल रही इस मुहिम में हमारा भी पर्दाफाश ना हो जाए। लेकिन अब तक लोगों को ये तो समझ आ ही चुका होगा कि पूरे देश में सनातनी भगवा ध्वज के तले एकत्रित होकर सनातन की आवाज बुलंद कर रहे हैं। दरअसल देश में कई ऐसे बटेंगे और ना ही कटेंगे, लेकिन करेंगे चर्चा की शुरुआत मेहमानों से परिचय भी करवाएंगे। लेकिन सीधे लिए चलते हैं आपको संभल, जहां पर जिला प्रशासन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और अभी जो वारदात हो रही है, जो हिंसा हो रही है, उस पर समाज जो है, जो प्रशासन है, वो अपनी बात रख रहा है। एक बार सीधे लिए चलते हैं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। इससे ज्यादा मतलब एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, एक कंस्पिरेसी का एक स्वयं को पार्ट एक तरीके से स्वयं वो बना रहे हैं। हम उनको नहीं कह रहे हैं, वो स्वयं अपने आप, अगर उनको इतने डाउट थे, क्वेश्चंस थे, इट शुड हैव कम यस्टरडे ओनली। कल ही उनको आके अपना डाउट हुआ, प्रॉब्लम हुई, जब इश्यू हुआ उसके बाद में आके बताते कि मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। या फिर जब उनको सर्वे के लिए बताया तब भी मीडिया थी। मीडिया हर समय अपना स्टेटमेंट वो कभी भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कब नहीं चूज किया। लेकिन आज जब कुछ लोगों के ऊपर FIR हुई है, अब जब उनको लग रहा है कि मेरी इमेज है वो खराब हो रही है, तो मैं आगे पुलिस के सामने पुलिस के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ बयान दूं, उससे मेरी इमेज ठीक हो जाएगी। उससे इमेज ठीक नहीं हो सकती है। उनके द्वारा ये कहना है कि पुलिस के हाथ में देसी कट्टे थे जबकि ये भ्रामक ही नहीं है। हम लोगों के पास अपनी TSM, टीयर स्मोक म्यूनिशन बिल्कुल थे, पंप एक्शन गन थी हमारे पास जो SRP के जो RRF है उनके जो असले हैं, उनके जो असले होते हैं वो थे। लेकिन जो इनकी तरह बताया कि देसी कट्टे थे। हम पुलिस, एक यूपी पुलिस बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द लार्जेस्ट पुलिस फोर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। और इस तरीके के भ्रामक बयान पे, जिसमें ये जहाँ पे दंगाइयों को सपोर्ट करने का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पुलिस ने, क्योंकि जब ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया ऑलमोस्ट कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो 315 बोर या इस अन्य प्रकार के MM के बोर के या बुलेट से हुई है, तब ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों के पास कट्टे आ गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि पुलिस को उसका पार्ट बनाया जाए कंस्पिरेसी का, उसके लिए भरपूर प्रयास इनके द्वारा किए गए हैं। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि अच्छा, पोस्टमार्टम में भी एक चीज़ क्लियर करना जरूरी है। वैसे पोस्टमार्टम की कॉपी जो है, जो जिनके बच्चे या जिनके लोगों की परिजनों को है, वो उपलब्ध करा दी जाएगी। उसकी जो सत्यापित कॉपी है, जो कि एक लीगल प्रोसीजर है, होना चाहिए। लेकिन ये किसी भी ऐसे समय पे दंगाई और पुलिस 100 से 150 मीटर की कम दूरी पे कभी भी कहीं पे नहीं थे। वो सारे के सारे वहाँ पे टाइम्स नाउ के भी लोग थे और भी कई तमाम प्रकार के टीवी चैनल थे, वो सब लाइव कवरेज उसको देख रहे थे। तो ये बता कि पुलिस द्वारा एकदम क्लोज रेंज में खड़े होके या उनको मारना या फिर 100 मीटर दूरी पे फायर कर देना, ये अपने आप में इनके द्वारा ये कहना कि पुलिस ने गाड़ी स्वयं जलाई, जबकि आपको दिन में ही हमने ड्रोन के फुटेज और विभिन्न फुटेज दे दिए गए हैं, जिसमें दंगाइयों की भीड़ है। वो करीबन 6 से 7 वाहनों को इन्होंने जलाया है। इन सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से जितना भी पैसा इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे तार जलाए हों, चाहे गाड़ियां जलाई हों, सबके सब पाई वसूला जाएगा। और कुछ फुटेज और जारी किए जाएंगे उसके क्रम में, ताकि आपको पता चले उस समय की रियलिटी और क्या थी। हालांकि सारी फुटेज जो मस्जिद के पीछे की थी, जो उन्होंने मस्जिद के ऊपर पत्थरबाजी की, गाड़ियां तोड़ी,
और पत्थरबाजी की, वो आपने आज लगभग सारी मिल गई है, लेकिन कुछ और फुटेज है वो भी हम जारी करेंगे। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो उन्होंने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण यह है, मैं कोट कर रहा हूं उनको, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं मानता हूं पुलिस पर फायरिंग भीड़ में उपस्थित लोग अवैध असलाहों से कर रहे थे, लेकिन पुलिस को गोली पांव में मारनी चाहिए थी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पहले पुलिस ने फायरिंग की अपने असली अपने से, एक तरफ कह रहे हैं कि इन्होंने तमंचे चलाए, फिर कह रहे हैं चलो मैंने मान लिया कि पुलिस के ऊपर फायरिंग है वो जनता ने की, लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा रहम रखना चाहिए कि उनको पांव में मारनी चाहिए थी। अरे भाई, पुलिस वालों को कहीं भी क्यों मारनी है? जब TSM से रबर बुलेट से चीजें कंट्रोल में हो रही हो तो हम क्यों फायरिंग को रिजोर्ट करेंगे? बट इस तरीके के बयान इनके द्वारा दिए गए हैं, ये नॉट ओनली भ्रामक है बट शोज की किस तरीके से कंस्पिरेसी का एक पार्ट होने और उन लोगों को, जिन लोगों को मुलजिम बनाया गया है, उनको किस तरीके से मीडिया की तरफ से प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर के माध्यम से उनको बचाया जा सके, और जिन पुलिस कर्मियों को जिनको चोट लगी है उन लोगों से किसी प्रकार की सिंपैथी ना होगी, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ जो पत्थरबाज है, जिन लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया है, उन लोगों की सिंपैथी के लिए इनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए, जो कि बहुत ही खेदजनक है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो उन्होंने बयान दिया उसको कृपया करके विवेकपूर्ण तरीके से 3-4 बार सुनिए। ये जो पंक्ति है आपको पहली बार में पकड़ में आ जाएगी। उन्होंने स्वयं कहा कि दंगाइयों की ओर से गोली फायरिंग हो रही थी, ये उन्होंने स्वयं बोला, और स्वयं ही बोल रहे हैं कि पुलिस भी फायरिंग कर रही थी। कभी बोल रहे हैं कि पुलिस अपने असले से फायरिंग कर रही थी, कभी बोल रहे हैं कि तमंचे से फायरिंग कर रही थी। इसका अर्थ ये है कि ये जब भ्रम फैला रहे थे, क्योंकि जो भ्रामक व्यक्ति होता है, जो सच नहीं बोल रहा होता है, उस व्यक्ति के पास कोई चीज एक तरह से क्या मैं बोलूं, क्या नहीं बोलूं, क्या सही है, क्या गलत है, तो बीच में सही गलत चीजें निकलती रहती है। तो इन्होंने स्वयं बता दिया कि जो दंगाई थे वहां से फायरिंग हो रही थी। इनकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार फिर उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सर, एक सवाल ये है, अभी सर आप जितने भी आपने बात की है उससे एक बात ये स्पष्ट है कि पुलिस की तरफ से या प्रशासन के किसी भी अधिकारी की तरफ से गोली चलाने का कोई आदेश नहीं था, किसी भी तरीके का कोई आदेश नहीं था। यानी जो वीडियो आए हैं, अगर कोई पुलिसकर्मी, क्योंकि अभी 24 घंटे हुए हैं जांच आपकी, तो संभल में जो दंगे हो रहे हैं, उस दंगे में जिस तरीके से गोलियां चलाई गई, और गोलियां जो दंगाई खुद चला रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ जो 3 मौतें हुई हैं 3.15 बोर के गोली से, जो कि पुलिस इस्तेमाल नहीं करती, और उसी के बारे में अब पुलिस पे दोषारोपण किया जा रहा है दंगाई भीड़ की तरफ से कि पुलिस ने गोलियां चलाई। साफ भ्रामक है। उनके जो बयान है, उस बयान को भी आप अगर सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि ये जो है भ्रामक बयान है, ये गलत बयान है, और झूठे तरीके से पुलिस को ये दोषी बनाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस पे इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इस पर हम करेंगे चर्चा। अभी जो हमारे सामने है, क्या आपको लगता है कि ये प्रयास केवल महाराष्ट्र में नहीं बाकी जगह भी होनी चाहिए, और क्या आपको लगता है कि ये चीज़ जो है दशकों से एक साजिश के तहत किया जाता रहा था, जिसका लोगों को पता तो था, लेकिन इसका रेमेडी जो है वो, इसका इलाज वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार महाराष्ट्र चुनाव में इसका इलाज कर दिया गया? निश्चित मुकेश जी, निश्चित रूप से। देखिए, एक नैरेटिव जो चला है, मैं उसे नैरेटिव नहीं कहता, मैं उसको सच्चाई कहता हूँ। और सच्चाई इसलिए कहता हूँ कि इस देश का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, आत्मा, अस्मिता यही कहती है कि सब एक है तभी ये देश है, और एक रहने से ही देश बनता है। लेकिन देखिए क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की बात करता है, समाज में इस प्रयास को लेकर जाता है जहां समाज एक हो, वहां पर एक गुट होता है, कुछ लोग हैं जो उसको नैरेटिव बना देते हैं, कुछ लोग हैं जो उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, कुछ लोग हैं जो अशांति फैलाते हैं। अब मैं क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि जब बटेंगे और कटेंगे बात कही गई तो एक पूरा गुट ये हो गया जिन्होंने कहा कि क्या हिंदू इतना डरा हुआ है, क्या हिंदू इतना बटा हुआ है, और लगातार हिंदू को जातियों में बांटने का प्रयास करा। 70 साल से लगातार ऐसे कानून लाए गए कानूनी प्रक्रिया में जो हिंदू को दबा के रखे। 70 साल से ऐसी चीजें व्यवस्था बना दी समाज में जिसमें हिंदू बटा रहा। 70 साल से आरक्षण को लेकर इस तरह के विषय उठाए गए जिसमें हिंदू दबा रहा। लेकिन देखिए, जब आरक्षण कोर्ट में जाता है और मुस्लिम रिजर्वेशन क्लेम करता है, उसको छुपा दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से ब्लेस्फेमी लॉ की मांग करी जाती है और सर तन से जुदा के नारे लगा दिए जाते हैं, उसके लिए खड़े हो जाते थे। लेकिन जब हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता था तो एक सेक्युलरिज्म की ओर चोला उड़ लिया जाता था। आप देखिए कि झारखंड का विषय देखिए, चलिए महाराष्ट्र से हटा के हम झारखंड देखते हैं। झारखंड में एनआरसी की बात करी गई, वो लोग खड़े हो गए, एनआरसी नहीं 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 फेक है, सेक्युलरिज्म आ गया। सीए की बात करी, नहीं 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 नहीं, वो ही लोग 450 रुपए सिलेंडर घुसपैठियों को देने के लिए तैयार हो गए। मुझे लगता है कि बटेंगे और कटेंगे का जो नैरेटिव नहीं बल्कि सत्यता थी वो हिंदुओं ने अपनाई
और हिंदू ने अपना कि ये दिखा दिया कि ना ही हम बंटने वाले और ना ही कटने वाले। नू से लेकर देखिए आज संभल तक के विषय को, ये जय हिंद से गजवा हिंद तक की लड़ाई थी जो विपक्ष ने लड़ी, और ये गजवा हिंद से जय हिंद की लड़ाई थी जिसको हिंदुओं को वापस मार्ग पे लेके आए। इसी का मैं स्वागत करता हूं। हिंदू बटे नहीं, कटे नहीं, एक रहे। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने। असगर खान साहब है, असगर साहब मैं आपके पास आता हूं। ये जो नैरेटिव है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये इतने दिनों से जो नैरेटिव चलाया जा रहा था और ये जिस पे बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला और उसके बाद ये रिजल्ट आया, क्या आपको लगता है, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा क्योंकि दोनों जगह रिजल्ट आए, एक जगह जो है उस पर अमल हुआ, दूसरी जगह अमल नहीं हुआ? भाई मैं इस नारे को भी और आज की इस टॉपिक को भी मैं दोनों को कंडेम करता हूं, और मैं ज़रा भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि हमारे मुल्क और हमारे मुल्क की तरक्की बंटने में, मैं सबकी बात कर रहा हूं, आप तो सिर्फ हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात कर रहा हूं, उसमें बंटने में नहीं है, उनको साथ रहने में, साथ लेके चलने में, एकता में। भाई यही फर्क है हमारी और हमारे भाइयों की सोच में कि हम बात करते हैं ये हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एकता की, और ये बात करते हैं सिर्फ हिंदू एकता की। अब हिंदू एकता और उलेमा बात करते हैं हुक्का पानी बंद करते। पारिक एक मिनट, ठीक है बोलने दीजिए बिल्कुल। मैं अभी आप मेरी बात पे जवाब दे दूंगा। अब देखिए, जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हो तो सब लोग कह रहे हैं और दूसरे चैनलों में सुनिए सब बेईमानी करी, मशीनें बदली, ये करा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं उस बात को नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जो आप बात कह रहे हैं मैं उन बातों पे कर रहा हूँ। उससे बात करने से फिर टाइम खराब करने वाली बात मैं आपने, लेकिन और अभी भी बहुत सारे चीज के देखिए, हिंदू मुस्लिम के बिना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। और किसी भी हाल में, मैं आज के आपके इस प्रोग्राम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका भी काम नहीं चला इसको टॉपिक को लेके चलने में, आपने भी मुसलमान को इस्तेमाल किया। अभी भी आपने शाहनवाज साहब से अभी अभी अपनी तारीफ करवाई, तो मुसलमान मैंने करवाई, अरे वो खुद पार्टी ऑफिस में हमने केवल तो कैमरा खोला था उनके सामने, उन्होंने बोला। पार्टी साहब किस पार्टी की बात कर रहे हैं? उस पार्टी की जो ये जहर फैलाती है, उस पार्टी की जो बर्बादी पे लगी है, उस पार्टी की जो मुल्क को तोड़ना चाहती है। हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, मैं पॉलिटिकल, ये वैसे पेवर पॉलिटिकल इशू है। ये मुल्क को तोड़ने वाली, ये राजनीतिक एकता अगर आप दिखाएंगे, राजनीतिक एकता की बात है। मैं नहीं कर रहा हूँ बात, मैंने तो आपको बता दिया पहले कि लोग कह रहे साहब बेईमानी हुई है, मगर मैं कह रहा हूँ उस पर मत जाइए। हम तो कह रहे हैं जो बात आप कर रहे हैं मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। अब आप खास अपने अभी आपने सबसे ज्यादा जिक्र किया कुनरकी का, मैं कुनरकी में भी एक चीज और जोड़ देता हूँ, रामपुर को भी जोड़िए। आई बिलोंग टू रामपुर, आई बिलोंग टू रामपुर। मैं उसको भी जोड़ने की बात कर रहा हूँ। कुनरकी में जिसमें आपने बताया तकरीबन 65-70% मुसलमान हैं। मैं रामपुर को भी कह रहा हूँ तकरीबन 70% से ज्यादा वहां भी मुसलमान है। वहां पे कौन है एमएलए? आकाश सक्सेना साहब, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं आकाश सक्सेना साहब। हमने भी लड़ाया उनको इलेक्शन। कहिए कि हम हिंदू हैं, फिर आप कहिए हम हमारे पास हमारे साथ बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, वो जवाब दे देंगे आपको। हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप कम्युनलिज्म की बात करते हैं, और कम्युनलिज्म जब होगा मुल्क टूटेगा, मुल्क का नुकसान होगा। हम चाहते हैं आप भी सेकुलर बने, हम भी सेकुलर बने, और तौहीन मत कीजिए। हिंदुओं की बात करना कम्युनलिज्म कहाँ क्यों हो गया? आप मुसलमानों की बात करेंगे तो वो कम्युनलिज्म नहीं हुआ, अब हिंदुओं की बात करेंगे तो वो सांप्रदायिक हो जाएगा आपके। बिल्कुल कम्युनलिज्म है। अगर आप हिंदू एकता कहते हैं तो बताइए फिर कम्युनलिज्म और किसे कहते हैं? हिंदू एकता, अगर मुसलमान एकता जो है वो सांप्रदायिक नहीं है। अरे भाई, तो लेकिन हिंदू एकता जो है सांप्रदायिक है आपकी नजर में। नहीं चलेगा। जहां 70% मुसलमान है, आपने कैसे जीत लिया? मैं वही बताऊंगा ना, 70% मुसलमानों में आधे घुसपैठिए है ना, वो फेक वोटर आईडी लेकर के नहीं आए, डर गए, योगी से डर गए वो। अच्छे बुरे लोग मुकेश भाई सब जगह होते हैं, ये मत कहिए। हाँ, मैं मानता हूँ 2-4%। मैं आपको अच्छा मुसलमान मानता हूँ, इसीलिए मैं आपको रोज बुलाता हूँ। आपको मैं अच्छा मुसलमान मानता हूँ, इसीलिए रोज बुलाता हूँ। आप पढ़े लिखे मुसलमान है। आपके यहाँ जो कर रहे हैं वो भी गलत, जो गलत है वो रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट। वही बात मैं कह रहा हूँ, रॉन्ग इज रॉन्ग, राइट इज राइट। लेकिन राइट जो आपके लिए राइट है वो जरूरी नहीं कि सबके लिए राइट है। जो आपका रॉन्ग है जरूरी नहीं सबका रॉन्ग हो। प्रोफेसर विदु रावल जी के पास जाऊंगा, फिर उसके बाद स्वामी जी सुन रहे हैं आप लोग को, स्वामी जी फिर विश्लेषण कर देंगे आपका। मैं 10 सेकंड और ले रहा हूँ। हाँ, मैं 10 सेकंड सिर्फ और ले रहा हूँ। मैं ये बताया, आपने जिस तरीके से खुद ही अपने आप को तोड़ के रखा है, ब्राह्मण में, शूद्र में। हाँ, वही बात ना, इस बार तोड़ के नहीं रखा है पॉलिटिकली। मैं आपको दोष नहीं देता,
आप देखिए, ये मुसलमानों का दोष नहीं है। अब असगर साहब, आप पूरी बात अगर समझते ना, ये मुसलमानों का दोष नहीं है, वो उन राजनीतिक पार्टियों का दोष है जो मुसलमानों को एकजुट करके और हिंदुओं को तोड़ करके उसका राजनीतिक इस्तेमाल करती आई। हर मेरा ये आरोप है कि हिंदू एकता जो है, ये पॉलिटिकली बात मैं कर रहा हूँ। ये अच्छा, अगर आप ये कहते हैं तो मैं आपके ये पूछता हूँ, आप शूद्र आपके हिंदू हैं या नहीं है, बताइए। बिल्कुल हिंदू है, बिल्कुल हिंदू है वो, बिल्कुल हिंदू है वो। आपको नहीं लगता क्योंकि आपका राजनीतिक फायदा इसमें नहीं दिखता, इसलिए आप उसे नहीं मानते हिंदू, और आप उसको साबित, और यही बांटने की राजनीति है, यही बांटने की राजनीति है। ये जो आप कह रहे हैं, ये बांटने की राजनीति है। प्रोफेसर विधु रावल करेंगे। देखिए, आज चूंकि बीच में संबल ले लिया था मैंने, तो थोड़ा टाइम निकल गया है डिस्कशन का, इसलिए बारी बारी से हमारे पास समय कम है। विधु जी आपका जवाब देंगे, उसके बाद मैं स्वामी जी के पास। तो सबको मालूम है मुकेश भाई। ठीक है, कल भी बात करेंगे सर, अभी तो लंबी बातचीत होनी है, कल भी करेंगे बात। जी प्रोफेसर विधु जी। बात ठीक ठाक आ रही है जी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पत्थरबाज जो है कंट्रोल में रहेंगे, मेरे बीच में नहीं बोले जी। चलिए देखिए, आप अपना जिक्र कर रहे हैं, हमारा कर रहे हैं। जिसका भी जिक्र कर रहे हैं, जिसका भी जिक्र कर रहे हैं, प्लीज अपनी बारी में असगर साहब, अपनी बारी में बोलेंगे। आपको मैंने पूरा समय दिया, पूरा समय दिया मैं आपको। प्लीज असगर साहब प्लीज, देखिए टाइम नहीं है। प्लान तो इन्होंने किया था ना। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा समय, मैं इसके बाद दे दूंगा, जवाब देने के लिए समय दे दूंगा, जवाब के लिए समय दे दूंगा। जी विधु रावल जी। पत्थरबाज कंट्रोल में मुश्किल से आती है, कोई बात। खैर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, और चोर की दाढ़ी में तिनके का उत्कृष्ट उदाहरण कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं। अल्लाह ने आपको दाढ़ी नहीं दी है। ठीक सर, बोलने बिना दाढ़ी के चोर है। प्लीज देखिए, मुझे म्यूट कराना पड़ेगा, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास। जी विधु रावल, बिना दाढ़ी के डकैत है, बिना दाढ़ी के डकैत। ईमान वाला मुसलमान आपको बता दिया, और पढ़ा लिखा और बता दिया, रोज टीवी शो पर आपको बुलाते हैं, प्लीज असगर साहब प्लीज जी, कलम पकड़ लीजिए, पत्थर छोड़ दो। चलो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र वो महान भूमि जहां पर हिंदवी स्वराज की जो है स्थापना की थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, वहीं से ही ये अलग आज जो है पूरे हिंदुस्तान में निकल रही। ये बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि इतने वर्षों तक जिस प्रकार से एन ब्लॉक स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती रही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, पूरे का पूरा एन ब्लॉक वोट किया करता था, आज उसकी एक काउंटर पोलराइजेशन हम देख पा रहे हैं। और इसको मैं पोलराइजेशन नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा कि काफी हद तक लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आज देश का हिंदू घर से बाहर निकला है और एक होकर निकला है। ये कहने निकला है कि तुष्टीकरण करोगे तो ध्रुवीकरण होगा, तुम तुष्टीकरण छोड़ दो, हम ध्रुवीकरण छूट जाएगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इस चुनाव का एक अंडरलाइन मैसेज है। ये मैसेज है कि ये बेरोजगारी, महंगाई, विकास का मुद्दा जो है, ये केवल हिंदुओं का मुद्दा नहीं है, ये मुसलमान का भी मुद्दा है। लेकिन जब वो आकर ईमान वाले और मुद्दों पर जाकर जो है किस प्रकार से और सभी मुद्दों को गौण कर देता है, तो अपने आप अचरज होती है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। 34 साल तक अनबीटेबल था वामपंथ पश्चिम बंगाल के अंदर, 34 साल तक लगातार। और फिर ममता बनर्जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी का देश भर में जैसा राइज हुआ, पश्चिम बंगाल में भी 14 के बाद राइज हुआ, वहां पर हम 18 सीटें लोकसभा की जीत गए। उसके बाद अगले असेंबली में क्या होता है, जिसको मसा 5-10 साल पहले तक जो अनबीटेबल था, अपराजित था, जिसको हराया नहीं जा सकता था, वो वामपंथी जो है, वो लेफ्ट जो है 0 सीट लेकर आता है। 0 पूरी की पूरी सारा एन ब्लॉक शिफ्ट हो जाता है ममता बनर्जी को। तो जब आप तुष्टीकरण करोगे तो ध्रुवीकरण होगा ही होगा। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इसके बाद भी हम सब एक हैं। हालांकि असगर जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, मैं उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहता, उनकी इतनी आज अच्छी है कि अच्छे मुसलमान बन गए हैं। लेकिन असगर जी के पूर्वजों ने 94.77% वोट पाकिस्तान के लिए दिया था, मुस्लिम लीग को दिया था। जब मुस्लिम लीग ने जो दूसरा इलेक्शन था, 1946 का चुनाव था, उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि मुस्लिम लीग को वोट देने का मतलब पाकिस्तान की स्थापना करना। तो बेशक सिंध प्रांत में, पंजाब प्रांत में बेशक इतना वोट नहीं मिला था, लेकिन असगर जी जहां बैठे हैं ना, इनके पूर्वजों ने 94.77% वोट देकर पाकिस्तान की मांग बिल्कुल ठीक है। ये तो इतिहास है, ये इतिहास है सर, ये इतिहास है और रिटर्न हिस्ट्री है। ठीक है सर हो गया। जरा एक बार सुरेंद्र स्वामी जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आप सबको सुन रहे थे, बीच में नहीं मिले। सुरेंद्र जी, आप सबको सुन रहे, बात पूरी कर रहा हूँ मैं, केवल इतनी बात कह के अपनी बात पूरी कर रहा हूँ सुरेंद्र स्वामी जी के लिए कि इस समय जो है हिंदुत्व जो है और हिंदुइज्म जो है वो उफान पर नहीं है,
वो अपने ट्रू करेक्टर पर है। लेकिन बड़ी बात है कि वीर शिवा राणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हिंदू पर गर्व करना सबके लिए, सबका अधिकार है। इनके भी पूर्वज हिंदू थे, इनको भी आज खड़े होकर गर्व करना चाहिए। इसलिए काशी मथुरा वृंदावन में एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ठीक है सर, हमारे पास समय के सुरेंद्र स्वामी जी मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप सब चीज सुन रहे हैं सबके। मैं चाहूंगा कि आप अपना टेक इस पे लें। जी सबसे पहले तो मैं भी बधाई दूंगा सुरेश चौहान जी को, जो महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं, कि जो बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं, ये नारा तो चुनाव शुरू होने के भी काफी दिन बाद आया। लेकिन चौहान के साहब उससे बहुत पहले से, महीनों से, सालों से सर, एकता के लिए, हिंदू एकता के लिए पूरे महाराष्ट्र में घूमकर शपथ दिला रहे थे, हिंदुओं को एक कर रहे थे और घुसपैठियों की आवाज उठा रहे थे, एनआरसी की बात कर रहे थे। तो वो पृष्ठभूमि तैयार थी और जब ये नारा आया तो ये इतनी तेजी से, इतनी स्पीड वाला ये मोमेंटम का नारा था कि वो गांव-गांव में, गली-गली में वो जो पहले से पृष्ठभूमि तैयार थी उसमें पहुंच के लोगों के जहन में बैठ गया, क्योंकि पहले ही बात एक्सप्लेन हो चुकी थी। तो मैं भी उस बात के लिए उनको बधाई देता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं। थैंक यू। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि ये शुरू से एक प्रक्रिया रही है कि आप जब से देश आजाद हुआ है तब से आप राजनीति के जरिए और कानून के जरिए आप हिंदुओं के प्रति डिस्क्रिमिनेशन करते रहे। सारे कानून बनाए आपने, सारे कानून ऐसे बनाए जो कानून हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, और उनमें ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिवली भी आपने किया कि ये मुसलमानों की गली है, यहाँ से शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, ये दिन में 5 बार बजाएं, पूरे गांव को, शहर को सुनाएं, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मंदिर में घंटी बजे तो इनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना करके हिंदुओं को ऐसा किया, भाई ये तो एरिया ही हमारा नहीं है, बिल्कुल ये तो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। अब ये बात आई कि आपकी कि इस तरह की हिंदू एकता की यात्रा होनी, वो तो शुरू हो गई, बाबा बागेश्वर ने शुरू कर दी। पहली यात्रा कितनी लंबी है, सब लोग उसमें जा रहे हैं, और वो हिंदू राष्ट्र की भी बात करें। अब लोगों को, हम सेक्युलर हैं, हमारा देश सेक्युलर है, हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब? अरे इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान है या नहीं, तो वहां हिंदू नहीं रह रहे भाई। इस्लामिक राष्ट्र जितने 57 इस्लामिक राष्ट्रों में क्या कोई हिंदू नहीं रहता? फिर वो इस्लामिक राष्ट्र क्यों है? आप कैसी बात इस्लामिक राष्ट्र है वहां पे? वही बात वो भी कह रहे हैं, वो भी वही बात कह रहे हैं असगर साहब, जो स्वामी जी के अभी आप जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं वो भी। जी, जब ये देश हिंदू बाहुल्य है तो ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें मुसलमान भी रहेगा। जब इस्लामिक देश आप घोषित करते हैं तो उसमें हिंदू रहते हैं या नहीं, ईसाई रहते हैं या नहीं? तो जब हिंदुस्तान में हिंदू बाहुल्य है तो ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है? ये तो हिंदू राष्ट्र है, तो उस पर आपको आपत्ति क्यों है? दूसरी बात यह है, जो असगर खान साहब हैं, मैंने उस दिन भी मुकेश जी आपको कहा था, ये तीसरे और चौथे का मिक्स है। जो दंगा करते हैं, जो दंगों को मुहैया कराते हैं साधन, उनको एक जमात है जो प्रोटेक्शन देती है, और एक क्या मिक्सचर आप समझे नहीं? आप ये कैटेगरी वाला मिक्सचर है सर, वो वाला मिक्सचर नहीं जो आप समझ रहे हैं। अरे वो मिक्सचर आपको नहीं कह रहे हैं आप, अरे असगर साहब आपको वो मिक्सचर नहीं कह रहे हैं जो आप समझ के भड़क रहे हैं। आप वो कह रहे हैं वो कैटेगराइज किया है ना उन्होंने, 1 2 3 किया ना, प्रोटेक्शन देती है और जस्टिफाई करती है। आप असगर साहब आप प्लीज, मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी आप मुझे जी, आप विदु जी आओगे। आप कहिए कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा है और इस देश का 80% हिंदू ये चाहता है कि आप गाय काटकर नहीं खाएंगे। आज तक मुसलमानों ने एक भी वो गाजा की तरह आसाम में कलकत्ता आप क्यों नहीं जाते? हिंदुस्तान के आप जाइए ना कलकत्ता, आसाम में जाइए ना, गाय नहीं खाएंगे आज से कसम। अरे भाई आप भी तो काट रहे हैं, हम कौन से? अरे आप मुकेश भाई, अरे भाई साहब आप उसका विरोध कीजिए ना, हम जानते हैं आप क्या बात कर रहे हैं, पता है मुझे, पता है आपको कहा जा रहा है ना, आप बोलिए ना। मुकेश भाई, हिंदुस्तान में बताइए कौन लोग हैं जो भी है ठीक है, 5 बड़े व्यापारी बताइए। ठीक है, उसको मैं हिंदू नहीं मानता,
मैं उसको हिंदू नहीं मानता, मैं उसको हिंदू नहीं मानता, बाकी लोग भी हिंदू नहीं मानते। वो हिंदू के वेश में मुसलमान है। अरे हम तो सीधा कह रहे हैं हिंदू के वेश में मुसलमान है, हम नहीं मानते हिंदू ने। वेरीफाई कर रहा हूँ जी, हिंदुस्तान में गाय का मांस नहीं कटता है, नहीं बिकता है। जिसको आप बीफ कहते हैं, मुझे मालूम है ये कांग्रेस के जमाने में उनकी एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें उन्होंने क्या किया, भैंस और गाय को मीट को मिलाकर, चूंकि मुस्लिम कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना था तो उसको बीफ का नाम दिया है। वो बफेलो बीफ और काऊ बीफ बोलते थे, उसको उन्होंने एक कैटेगरी में स्टैटिस्टिक्स रखना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में कानूनी रूप से बीफ बनने का कोई और एक्सपोर्ट का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं, कहीं पे है भी नहीं, जो जहां हो रहा है चोरी छुपे हो रहा है। ठीक है, चलिए हमारे पास समय की कमी है। विधु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विधु जी, 10 सेकंड प्लीज। सीधी सी बात है कि गऊ को मां मानकर अपनी पहली रोटी गऊ को खिलाने वाला और गऊ को रोटी के साथ खाने वाला दो भाई भाई नहीं हो सकते। हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की पद्धतियों के अनुसार रहना पड़ेगा। नोमानी के सामने मुजरा कर कर, उलेमाओं के सामने मुजरा कर कर जिस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, उन पर महाराष्ट्र की जनता ने विराम लगाया है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, मैं रोक रहा हूँ। असगर जी के पास 10 सेकंड जाऊँ, क्योंकि फिर भैया बोलेंगे जी कि हमारे साथ सबसे बड़े कारोबारी गोश्त के गुजरात में आपकी सरकार करा रही है, आप कहिए उनसे। आप चलिए ठीक है, आपको यही बोलना था, तो यही बोलना था, तो मैं 10 सेकंड में फिर अमितोष जी के पास वाइंड अप करना है। अमितोष, आखिरी कमेंट। ये मुझे लग रहा है कि अमितोष जी से हमारा कनेक्शन छूट गया है। स्वामी जी 10 सेकंड में आप अगर ये करें, वाइंड अप करें। करेगा वो खनक निकल गई, और मैं विधु रावल जी से सहमत नहीं हूं कि ये तुष्टीकरण पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करेंगी, धोखा देंगी तो हिंदू एक नहीं होगा। अब हिंदू एक हो चुका है, अब हिंदू के लिए बिल्कुल क्लियर रास्ता है, उसने देख भी लिया है उसका परिणाम। अब जो भी आने वाले चुनाव होंगे और जहां जहां हिंदू बाहुल्य है, आप देखिएगा वहीं पर यही परिणाम आने वाले हैं। हिंदुओं की एकता अब इस बात की वजह से वापस नहीं कम होगी कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं हो रहा है। बिल्कुल, ये बात आप मान करके चलिए। बिल्कुल, इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए कि भाई अब इसमें अब नहीं करेंगे तुष्टीकरण नहीं होगा, ऐसे करेंगे, यही तो ट्रैप है। ये ट्रैप में फंसेंगे तो फिर 70 साल 80 साल पीछे चले जाएंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोफेसर विधु रावल जी आपका, असगर खान साहब आपका, अमितोष पारीक जी आपका, और सुरेंद्र स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। जो बात हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड पर चर्चा कर रहे थे, महाराष्ट्र हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, और ये जो संदेश महाराष्ट्र से निकला ये पूरे देश में जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, और जहां जहां हिंदू बाहुल्य है, जहां पर भी हिंदू बहुसंख्यक है, वहां पर वही पार्टी जीतेगी जो हिंदुओं की बात करेगी, जो हिंदुओं का समर्थन करेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।